हाय गाइस, आई एम प्राची। वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी, आई वाज सो बिजी। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से हमने उस दिन छोड़ा था। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये है टॉपिक 2.4.4 चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर insists that each job should be performed in the organized should be based on scientific inquiry। मतलब टेलर बोल रहे हैं कि जो भी जॉब रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, साइंटिफिक इंक्वायरी के हिसाब से वो एक्शन में आना चाहिए और इंट्यूशन के हिसाब से नहीं आना चाहिए, हिट और मिस और मेथड से नहीं आना चाहिए। देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग विच इज नॉट इन द केस और रूल ऑफ थंब। मतलब सोच समझ के करना चाहिए कुछ काम। ये जो सोच समझने वाला काम है, ये रूल ऑफ थंब में नहीं है। रूल ऑफ थंब मतलब डिक्टेटरशिप of managers, whereas scientific decisions are based on cause and effect and scientific measurement of methods and ways of production। ओके, इसमें क्या बोल रहे हैं टेलर जी बोल रहे हैं कि हर एक जॉब इंट्यूशन पे नहीं परफॉर्म होना चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी पे परफॉर्म होना चाहिए। और हर काम के लिए एक थिंकिंग होनी चाहिए, कैसे करना है। तुक्के से नहीं करना चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं रहना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं रहना चाहिए कंपनी में। ये जो बीच का है हम ये पढ़ते हैं। टेलर इंसिस्टेड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। टेलर बिलीव करते थे कि एक ही बेस्ट मेथड है एफिशिएंसी को मैक्सिमम में लाना। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क, स्टडी एंड एनालिसिस। मतलब ये मेथड डेवलप हो सकता है थ्रू वर्क, स्टडी और एनालिसिस से। The method so developed should be substitute rule of thumb throughout the organization। मतलब जो मेथड डेवलप हुआ है वो सब्सटीट्यूट करना चाहिए रूल ऑफ थंब को ऑर्गेनाइजेशन में। अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्टिव एक्टिविटी, टेलर के हिसाब से छोटी सी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी जैसे लोडिंग पिग्स ऑन आयरन इनटू बॉक्स कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेज। ठीक है। In present context, the use of internet has brought dramatic improvements to internal efficiency and customer satisfaction। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ये सेकंड प्रिंसिपल है, इसमें बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन एन हार्मनी। ये वर्ड याद रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हार्मनी के साथ काम करने चाहिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, डेट इज विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से काम करनी चाहिए। Generally, in every organization, there are two groups of people, workers group and management group, and both the group work as rivals of each other, as workers always feel that they are underpaid and overburdened with the work, and management also feels that workers are good for nothing। In this principle, Taylor insists that there is need for both the groups to change their attitudes for each other। ये तो बहुत easy है principle। He insists on mental revolution, which means complete change of attitude and outlooks for each other। They must develop positive thinking for each other and work with harmony and avoid discord as their objective are in one direction only। Both should realize that each one is important and work like a family। इसमें दिया है, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ कंपनी विथ वर्कर्स एट सेम टाइम वर्कर्स मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट देयर बेस्ट लेवल। मतलब दोनों को एक दूसरे के लिए अच्छे से काम करना चाहिए, हार्मनी से काम करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर, प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपन प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज एंड वाइस वर्सा। देखो वाइस वर्सा है, अगर एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे तो मैनेजमेंट भी अच्छा काम करेगा, मैनेजमेंट अच्छा काम करेगा तो एम्प्लॉयज भी अच्छा काम करेगा, वाइस वर्सा है। For example, the main objective of worker is to earn more and the objective of the management is to maximize production। Instead of discord for each other objective, workers earn more by producing more, which will help in maximizing the production also। Japanese work culture is a classic example of such a situation। There must be paternalistic style of management as in case of Japanese companies। Here managers treat workers as their part of their family, and workers also do not show their agitation by going on strike, rather they tie black ribbon to show their dissatisfaction and gain sympathy of managers। Managers must work almost side by side with workers, helping and encouraging them।
इसमें दिया है कि हमें साइड बाय साइड काम करना चाहिए, हार्मनी में काम करना चाहिए, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो सकती है और बिजनेस का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अब थर्ड प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। इस प्रिंसिपल के हिसाब से वर्क जो रहता है ना वो कैरी होना चाहिए कॉपरेशन में, ईच अदर के कॉपरेट रहना चाहिए, कॉपरेशन रहना चाहिए वर्क में, विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। ठीक है। वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क इन कॉपरेशन, मतलब वर्कर्स और मैनेजमेंट को कॉपरेशन में काम करना चाहिए। वर्कर्स मस्ट टेक workers in confidence before setting up standard tasks for them, because when standards or targets are set up in constellation of workers, they will try their best to achieve it. To have cooperation, management should welcome good suggestions of employees. मतलब कॉपरेशन के लिए मैनेजमेंट को अच्छे गुड सजेशन को वेलकम करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, और वो उनको रिवॉर्ड भी करना चाहिए उनके सजेशंस के लिए। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक, मतलब वर्करों को स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, और अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी चाहिए मतलब। और देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, मतलब टेलर के हिसाब से ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन रहना चाहिए ऑफ वर्क का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर और मैनेजमेंट का रहना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन शेयरिंग ऑफ वर्क, ये प्रिंसिपल बताता है शेयरिंग ऑफ वर्क के लिए, वर्क शेयर रहना चाहिए। ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद वर्कर्स, हेल्पिंग एनकरेजिंग एंड स्मूथिंग द वे फॉर देम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल असाइनिंग जॉब्स टू वर्कर, इफ मैनेजमेंट आस्क्स देम फॉर देयर इंटरेस्ट and then work is assigned according to their interest, definitely the workers will perform it more efficiently. A fourth point is development of each and every person to his or greatest efficiency and prosperity. Industrial efficiency depends upon the efficiency of worker, मतलब जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी रहती है वो डिपेंड करती है वर्कर की एफिशिएंसी पे। वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड करती है प्रॉपर ट्रेनिंग और सिलेक्शन पे। टेलर इंसिस्ट करते हैं अच्छी केयर लेनी चाहिए while selecting the employees and after selecting they must be given job, मतलब अच्छी केयर लेनी चाहिए कि सिलेक्शन के टाइम की कैसे टाइप के एम्प्लॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं, और उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उनको जॉब देना चाहिए, और एंड आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज, ड्यू केयर लेनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने में, और after selecting there must be given job according to their qualification, मतलब एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने में ड्यू केयर लेनी चाहिए और उनको जॉब देना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए टाइम टू टाइम भेजना चाहिए और अपडेट देना चाहिए नॉलेज का उन लोग की, मतलब एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंट फॉर देयर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज, ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए ताकि उनकी नॉलेज अपडेट हो। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी और वर्कर। ठीक है। अब टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अलॉन्ग विथ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेलर developed some scientific techniques conducting various experiments at his workplace. पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन जो रहता है ना वो लोएस्ट रैंकिंग रहती है मैनेजर की, और दी हाईएस्ट लेवल वर्कर रहता है। ठीक है। लोएस्ट रैंक रहती है, रैंकिंग रहती है मैनेजर की, और हाईएस्ट लेवल रहता है मैनेजर का, वर्कर का। ये रिप्रेजेंट करता है मैनेजरियल फिगर विथ होम वर्कर्स आर इन फेस टू फेस कॉन्ट्रास्ट ऑन डेली बेसिस, जिसके साथ वर्कर्स जो रहते हैं वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन रहता है, उनका कॉन्ट्रास्ट रहता है। टेलर सजेस्ट करते हैं कि डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एज टेलर
felt that workers must be free from burden of planning and they must concentrate on work and production. मतलब टेलर ने सजेस्ट किया डिवीजन रहना चाहिए फैक्ट्री का 2 डिपार्टमेंट्स में, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि टेलर को फील होता था कि वर्कर्स फ्री रहने चाहिए प्लानिंग के बर्डन से और उनको कॉन्सेंट्रेट करने देना चाहिए वर्क और प्रोडक्शन पे. टू डेवलप specialization in productivity, Taylor suggested under each department there should be some functional experts to supervise, guide and instruct the workers. इसका मतलब है टेलर ने सजेस्ट किया था कि हर कोई डिपार्टमेंट में एक फंक्शनल एक्सपर्ट रहना चाहिए ताकि उनको गाइड करे, सुपरवाइज करे और इंस्ट्रक्ट करे वर्कर्स को. टेलर ने कंक्लूड किया था फोरमैन इंटेलिजेंट रहना चाहिए, एजुकेटेड रहना चाहिए, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल एक्सपर्ट रहना चाहिए. All these qualities cannot be found in one person, so Taylor stressed on having minimum 8 experts. मतलब टेलर को पता था कि एक इंसान में ये सब क्वालिटीज़ नहीं दिखेगी, तो उन्होंने मिनिमम 8 एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया. मतलब टेलर स्ट्रेस्ड ऑन हैविंग मिनिमम 8 एक्सपर्ट्स, 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट टू ऑर्डर एंड गाइड द वर्कर्स. मतलब 4 हर एक डिपार्टमेंट में to guide the workers. Each foreman supervisor will be specialized in one aspect of work while observing and instructing the worker. There will be definitely specialization. So this technique is the extension of principle of division of labor. मतलब ये जो टेक्निक है ये डिवीजन ऑफ लेबर की एक्सटेंशन है. अभी फ्लो चार्ट है, देख लीजिएगा. The 8 functional experts suggested by Taylor are अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट. फर्स्ट है रूट क्लर्क. ये फोरमैन रिस्पॉन्सिबल होता है फिक्स करने के लिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. ठीक है. सेकेंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. ये फोरमैन रिस्पॉन्सिबल होता है जर्नल इंस्ट्रक्शन देने के लिए और नेसेसरी जो कि नेसेसरी है जॉब को कैरी करने में इन अ स्पेसिफाइड मैनर में. ठीक है. और थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. ये फोरमैन रिस्पॉन्सिबल है फिक्स करने के लिए टाइम को फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब. ठीक है. ये प्रिपेयर करता है कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब. ठीक है. अब है फोर्थ डिसिप्लिनेरियन. ये फोरमैन है रिस्पॉन्सिबल ताकि लोगों का परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक मैनर में चले. ये रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, देखने के लिए कि सही चल रहा है या नहीं. ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन सिस्टमेटिक एंड जॉब इन ऑर्डर एंड सिस्टमेटिक वे. ठीक है. फोरमैन अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट क्या है. ए है गैंग बॉस. ये अरेंज करता है मशीन्स, टूल्स और अदर रिसोर्सेज जो कि रिक्वायर्ड है परफॉर्मेंस में जॉब के ताकि कोई डिले ना हो. बी है स्पीड बॉस. ये फोरमैन एश्योर करता है टाइमली कंप्लीशन रहे जॉब का. थर्ड है रिपेयर बॉस. ये बॉस इंश्योर करता है कि मशीन और टूल एक वर्किंग कंडीशन में रखे हुए हैं. और फोर्थ इंस्पेक्टर. ये बॉस चेक कीप रखता है, मतलब ध्यान रखता है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट, क्वालिटी रहेगा आउटपुट में जो भी आ रहा है. Taylor emphasized that when every foreman instructs and orders, the workman efficiency will improve. ठीक है. अब सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. Scientific management always emphasizes on meeting standards relating to every step of business operation. मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फोसाइज करता है स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में और रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. ठीक है. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीन टू यूज. मतलब स्टैंडर्डाइजेशन आउटपुट का पॉसिबल जब ही है जब स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स का सिलेक्शन भी मैटर करता है, इक्विपमेंट एंड मशीन टू यूज. ठीक है.
स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्वालिटी ही नहीं है स्टैंडर्ड, बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, टाइप, वेट, मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. इन सब का भी स्टैंडर्ड होता है. अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन सेलेक्ट होने चाहिए ताकि वो डेवलप करे स्टैंडर्ड को. टू डेवलप स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड. To set up standard, the managers must make use of work study techniques which includes time study, motion study and fatigue study. मतलब टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मेथड्स जो है ना प्रोडक्शन के वो सेलेक्ट होने चाहिए टू डेवलप स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए सेलेक्ट होने चाहिए. और स्टैंडर्ड को सेटअप करने के लिए मैनेजर्स को वर्क करना चाहिए. may use work study of techniques such as which includes motion study, time study, fatigue study. और जो मॉडर्न टेक्निक्स जो रहती है ना सच एज कैजन, सिक्स सिग्मा एक्सेट्रा, ये यूज़ हो सकती है स्टैंडर्ड को सेटअप करने में. कंपनी जैसे एप्पल, नाइक, वीडियोकॉन एक्सेट्रा, ये सब जो कंपनी है ये टेक्निक यूज़ करती है, टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्ड्स जो रहते हैं ना वो बेंचमार्क रहते हैं विच मस्ट बी अधर ड्यूरिंग प्रोडक्शन. ओके. The objective of standardization are first, reduce करना given line of product to fixed type, जैसे size और characteristics. B, allow करना interchangeability of manufactured parts और output among different departments and branches. ठीक है. C, maintain करना quality standards. D, performance standard को setup करना of man and machine. ठीक है. Simplification emphasizes on elimination of unnecessary diversity and products size and types. Simplification emphasize करता है elimination रहे unnecessary diversity of product का और size और types का. ठीक है. As more varieties mean more inventory, more type of machinery, more labor cost etc. By simplifying the task, there can be economy in use of machine, labor, inventory, maintenance etc. It will also help in improving the quality and reduction of cost. ये मोशन स्टडी, मेथड स्टडी है, टाइम स्टडी है, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन है, एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स है. गाइज ये जो सब पैराग्राफ्स है ना ये आपको एमसीक्यू के ही पढ़ने हैं. अभी आपको समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा. मेथड स्टडी में क्या बोलते हैं? मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये मेथड क्या कह रहा है कि एक बेस्ट मेथड चूज करो प्रोडक्शन का जो जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ जॉब रहे और जो प्रोडक्शन का कॉस्ट मिनिमम रखे और मैक्सिमम आउटपुट है. ओके. और बी, मोशन स्टडी क्या कहती है? मोशन स्टडी इंक्लूड करती है स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सेटिंग एंड चेंजिंग पोजिशंस जो कि अंडरटेकन है वाइल डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. ठीक है. ये आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है कि मेथड स्टडी, मोशन स्टडी क्या है. ओवरव्यू नहीं बोल सकते, मैं आपको प्रॉपरली समझा रही हूँ कि होता क्या है, डेफिनेशन क्या है उसका. ये तो आपको एग्जांपल्स ये सब याद करना है. ऑब्जेक्टिव्स ये सीधा सीधा नहीं पूछेंगे, आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि जैसे अगर मेथड स्टडी आया क्वेश्चन तो आप पहले लिख लीजिएगा जो मेथड स्टडी होता है और फिर ये सब लिख लीजिएगा एग्जाम्पल. टाइम स्टडी, टाइम स्टडी क्या कहती है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है टाइम स्टडी के? पहला, टू फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम टू रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, कि कितना टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में. सेकेंड है फॉर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ वर्कर्स. ठीक है. थर्ड है डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब. अब फटीग स्टडी है. ये टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की इसलिए कंडक्ट होती है टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. बी, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. सी, द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. ठीक है. A person is bound to get tired when he is performing a job for long period of time.
There is always need for rest interval. Taylor suggested that the time period and frequency of rest interval should not be decided by the vision experience of manager, but to give a scientific approach, fatigue study must be conducted. Fatigue study वो कंडक्ट होनी चाहिए पता लगाने के लिए. अब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या होती है? द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट ऑफ सिस्टम एम्फसाइजिंग ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज. मतलब जो वेज रहना चाहिए ना वो हिसाब से देना चाहिए कि ये एफिशिएंट वर्कर है, ये इनएफिशिएंट वर्कर है. ओके गाइस, चलो मैं आज आपको इधर तक ही पढ़ाती हूँ. इधर तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका डेफिनेशन और एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. ये ना थोड़ा चैप्टर बड़ा है और थोड़ा डीप में पढ़ना है इसको, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ. आराम से ही लेके चलूँगी मगर अच्छे से सिखाऊंगी. ये जो भी आज मैंने सिखाया इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से लाइन टू लाइन और अच्छे से कीजिएगा. पढ़ाई का फ़ायदा है लाइफ में. और एमसीक्यू कीजिएगा बैक में जो है. थैंक यू.